हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन 2020 यानी कि 2020 के लिए जारी कर दिया है। इस लॉकडाउन के स्थिति में यद्यपि हम में से ज़्यादातर लोगों को शंका थी कि लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाएगी कि नहीं की जाएगी, लेकिन कई बार जो घटनाएं घटती हैं वो हमारी उम्मीदों के परे होती हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के साथ ही आपकी तैयारी को एक और बूस्ट देने का समय आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम 8 बिंदुओं पे बात करेंगे, जो कि है आवेदन की तिथि के बारे में हम जानेंगे, उसके अलावा आवेदन का शुल्क, रिक्तियों की संख्या, पद तथा वेतनमान, विशिष्ट अर्हताओं से संबंधित जो पद हैं उनके बारे में, डीएसपी तथा अन्य विशेष पदों के लिए शारीरिक मापदंडों के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में तथा मुख्य परीक्षा यानी कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु जो विशेष प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, इस प्रकार से इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन करने की जो तिथि है वो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21/4/2020 यानी कि 21 अप्रैल 2020, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं तो आज ही का दिन है 21 अप्रैल 2020। दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 21 अप्रैल एक विशेष प्रकार के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। आप सबों को जानकारी होगी कि 21 अप्रैल 2006 से हम लगातार इस दिन को हमारे देश में सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आगे इस वीडियो को जारी रखते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 18/5/2020 यानी कि 18 मई 2020 तथा ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है वो 21/5 है। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है कि 21/4 यानी कि 21 अप्रैल से 21 मई यानी कि 1 महीने तक आवेदन को है ना आप भर सकते हैं कुल मिला करके। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं कि आवेदन का शुल्क जो है कितना निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन की जो शुल्क है वो 125 रुपये यहाँ रखे गए हैं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 65 रुपये की शुल्क रखी गई है। इसके अलावा जो दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये तथा इसी तरीके से और भी हैं। स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी के आश्रित या महिला अपने मूल श्रेणी के अनुसार यानी वो जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी के अनुसार उनको शुल्क भरनी पड़ेगी या छूट मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आवेदन के शुल्क के बाद रिक्तियों की संख्या के बारे में जान लें। तो जैसा कि आयोग ने बताया है कि वर्तमान में आयोग के पास 200 रिक्तियां आई हैं, यानी कि अधियाचना 200 रिक्तियों की आई है, 200 वैकेंसीज उनके पास अधियाचित हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यदि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा यानी कि बढ़ा लिया जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझें कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम यानी रिजल्ट आने के पहले पहले यदि और भी वैकेंसीज इसमें ऐड की जा सकने की संभावना होगी तो उसको निश्चित तौर पे ऐड की जाएगी। तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि 200 जो अभी वर्तमान में रिक्तियाँ हैं ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये ज़्यादातर बढ़ने की संभावना है। आगे हम देखते हैं कि इसमें पद एवं वेतनमान क्या होंगे। तो पहले वेतनमान की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 9,300 से 34,800 ग्रेड पे के रूप में 4,600, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे रुपये 4,200 से लेकर के 15,600 से 39,100 ग्रेड पे रुपये 5,400 के तक के वेतनमान दिए जाएंगे। वेतनमान तो सिविल सेवा में आपको अच्छी मिलती ही है, लेकिन सिविल सेवा वेतन और उससे प्राप्त धन से कहीं बढ़कर है। आप इस बात को भलीभांति समझते हैं, तभी आप इस सिविल सेवा की तैयारी में जुटे हुए हैं दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पद हैं। तो डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, डिप्टी कलेक्टर जिसको इंग्लिश में डिप्टी कलेक्टर ही कहते हैं, पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और इसी तरीके से और भी बहुत सारे पद हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी और भी बहुत। मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि निश्चित तौर पे हम लोग
इस वीडियो के बाद आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जा कर के इस PDF को वहाँ से भी देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पे हमें देखना है विशिष्ट अर्हताओं के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सेवा में बहुत से विभिन्न पदों को आपको वैकेंसी दी जाती है, विभिन्न पदों में आपको सम्मिलित होने का मौका दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न पदों के साथ साथ विशेष प्रकार की अर्हताएं भी कुछ वैकेंसीज़ के साथ होती हैं। किसी में हाइट, किसी में और भी चीज़ें, है ना, किसी में एजुकेशनल बैकग्राउंड के संबंध में बहुत सारी विशेष अर्हताएं भी होती हैं। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं उप निबंधक यानी कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार, सहायक अभियोजन अधिकारी, इन दोनों पदों के लिए आपको विधि स्नातक होना ज़रूरी है। इसी के अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी, इन सब के लिए आपको स्नातकोत्तर की उपाधि होनी ज़रूरी है। इस तरीके से बाकी के पदों को भी आप यहाँ पर निश्चित तौर पे देख लेंगे। अगले पेज की तरफ चलें। यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक, है ना, तथा इससे संबंधित और भी जो इस वैकेंसी में और भी जो पद हैं पुलिस उपाधीक्षक के अलावा, जैसे जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स वगैरह के लिए कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक मापदंड भी होते हैं, है ना, तो उसको यहाँ पर देख लें। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए जो पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी ज़रूरी है। इसके अलावा सीने की माप जो है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला करके 89। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके अलावा सीना मिनिमम 79, फुला करके 84। इसी तरीके से महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट 152, और ये लागू नहीं होता। अनुसूचित जनजातियों के लिए इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से आगे एक पद है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स का। इसमें भी जो ऊंचाई है वो 165 मांगी गई है मिनिमम पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। सीना मिनिमम 84 बिना फुलाए और 89 फुलाने के बाद। उसके बाद इसी तरीके से महिलाओं के संबंध में भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। और भी पद हैं आबकारी निरीक्षक, है ना, उप कारापाल एवं जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, है ना, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप डिटेल से इसको हमारे दिए हुए लिंक में जा करके इसको खुद से पढ़ेंगे। फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को हर बार हम वैसे भी कहते हैं कि आप निश्चित तौर पे एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर से पढ़ लें। तो आगे चलते हैं। यहाँ सिलेबस के बारे में बात की जा रही है। ये आपका सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का। सिलेबस के बारे में हमने सोचा है कि एक विशिष्ट या विशेष वीडियो, स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना करके दिया जाएगा, जिसमें हम केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू से संबंधित चीज़ों के बारे में और भी जानकारियाँ दी गई है। आप निश्चित तौर पर लिंक में जा करके देखेंगे इसको। अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे मुख्य परीक्षा में जब आप सम्मिलित होंगे, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद मुख्य परीक्षा में जब सम्मिलित होंगे, तो उसके संबंध में कुछ विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने स्थान पर ही अनुक्रमांक लिखें, है ना, अपने मतलब निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखा जाएगा आपके द्वारा, है ना। और अगर ऐसा नहीं किए और आपने कहीं और भी अपने रोल नंबर को लिख दिया तो उसके लिए उनके अंकों में कटौती की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया जा रहा है। इसके अलावा अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कहीं भी अपना नाम ना लिखें, अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हमें आपको बताने लायक इतनी ही मुख्य चीज़ें लगी, तो हमने आपको ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया। बाकी इस PDF तक आपको पहुंचाने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसके माध्यम से ज़रूर जाएं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ें। हम आज के बाद से लगातार आपको इस परीक्षा की तैयारी में मदद करने हेतु विभिन्न विषयों पर आपका मार्गदर्शन करेंगे और पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके स्टडी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।